चुके हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, साथ ही विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी, मनोज जी, आप दोनों का हमारे साथ इंडिया न्यूज पर इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले आकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता, इन दोनों से तो पाकिस्तान पहले ही जूझ रहा था और इस बीच एक नया संकट उसके सामने आन पड़ा है, जहां जो डॉक्टर और इंजीनियर है वो तक अब शहर छोड़कर, देश को छोड़कर जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, बिल्कुल सही है। नेचुरल है पाकिस्तान के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इंटेलेक्चुअल्स का पाकिस्तान को छोड़ के जाना। क्या करेंगे वो लोग जब पाकिस्तान में वो लगातार देखते हैं टेररिज्म हो रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो उनको साफ दिख रहा है कि उनके करियर का कोई फ्यूचर नहीं है, किसी तरह की करियर ग्रोथ उन्हें नहीं दिख रही है। अब आप देखिए, एक डॉक्टर अपने काम पे जा रहा है, सड़क के किनारे उसे दिखता है कि एक टेररिस्ट को मालाएं पहनाई जा रही हैं स्टेज के ऊपर, तो उस डॉक्टर के मन पे क्या ख्याल जाते हैं? वहां कोई R&D नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, तो करियर ग्रोथ उसकी ठप है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गायब है। आज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो तरक्की नहीं हो सकती है। तो ऐसे में जब उन डॉक्टर साहब को या इंजीनियर को अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है कि मेरी जिंदगी क्या सुरक्षित है पाकिस्तान, क्या उसके बाद जो है कि मेरा करियर क्या ग्रो करेगा पाकिस्तान में, जब उनको इतने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे और पाकिस्तान की बदहाली और बढ़ती जाएगी। देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को पैदा करती है। आप कंपेयर कीजिए हमारे हिंदुस्तान से, यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसीलिए हमारे यहाँ ग्रोथ हो रही है। और बात सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं इसलिए कह रहा हूं। आप देखिए, डेटा देखिए, 8.2% जीडीपी ग्रोथ हमने दिखाई है, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट है। आज मेरा हिंदुस्तान यूएस से, चाइना से, जर्मनी से, जापान से सबसे तेज ग्रो कर रहा है। और पाकिस्तान में क्या हालत है आज की तारीख में, आप देख ही रहे हैं। इसीलिए वहां के प्रोफेशनल्स को दिख रहा है कि हमारे करियर की कोई सिक्योरिटी नहीं है, करियर की कोई ग्रोथ नहीं है, करियर का कोई फ्यूचर नहीं है। टेक्नोलॉजी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का काम नहीं करता, काम भी करता है थोड़ा बहुत तो बड़े अभी बैकवर्ड स्टेज में है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहां नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और वो पाकिस्तान की और बर्बादी। देखिए, जब आप टेररिस्ट के पनाहगार बनोगे, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया था? पाकिस्तान में। आज भी बहुत से टेररिस्ट को पाकिस्तान पाल रहा है दामादों की तरह, उनको इज्जत दी जाती है टेररिस्ट को, वहां पे उनको सजी सभाओं में हार पहनाए जाते हैं, उनको ऑनर किया जाता है। तो वहां के जो शरीफ प्रोफेशनल्स हैं, जो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एक बैकबोन होते हैं, उनके मन पे क्या बीतेगी? बिल्कुल आप खुद ही आकाश जी, सोचिए। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर सड़क किनारे यहाँ पे जो आतंकवादी है उनको हार और फूल माला से स्वागत उनका किया जाएगा, तो जो वहां पे रीढ़ है, बैकबोन कहे जाने वाले जो इंजीनियर डॉक्टर है, क्या बीतेगी उन पढ़े लिखे लोगों पर? मनोज जी आपके पास आना चाहूंगी। आकाश जी ने कहा कि दोनों देश, वैसे तो देखिए भारत और पाकिस्तान के कोई कंपैरिजन है नहीं, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो 1947 में देश आजाद हुए, भारत विकसित देश की ओर लगातार अग्रसर हो रहा है। लेकिन बात करें पाकिस्तान की तो उसकी स्थिति देखिए, बद से और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। और अब तो इस सेना और इस जो सरकार है, उन दोनों के खींचतान में, इस खींचतान में जो असर है वो टैलेंट पर पड़ता नजर आ रहा है। मनोज जी देखिए रोशनी जी, आपने बड़ा अच्छा कहा कि 77 साल की यात्रा है भारत और पाकिस्तान की, और 77 साल में भारत आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ भारत की तुलना करना बेमानी होगा, क्योंकि कोई भी जब देश बनता है तो सिविल सोसाइटी से बनता है, व्यक्ति से बनता है। अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे भारत और पाकिस्तान का, तो वहाँ का जो माइंडसेट है, वहाँ का जो सिविल सोसाइटी है, जिस तरीके से एक रेडिकल रिलीजन के नाम पे, फंडामेंटलिस्ट के नाम पे जिस तरीके से पूरे विश्व में आतंकवाद की सप्लाई और फैक्ट्री के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, तो उसमें नो डाउट वहाँ के जो भी चाहे मिलिट्री रूल हो या सिविलियन रूल्स हो, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का एक सामंजस्य बना हुआ है। अगर आप मतलब उसका अगर ऐतिहासिक तथ्य देख लीजिए पाकिस्तान का, तो बेसिकली इट इज नॉट द नेचुरल स्टेट। पाकिस्तान कभी नेचुरल स्टेट था ही नहीं, वो एक बैटल फील्ड है जिसको यूरोपियंस ने बनाए और आज तक उसी के रूप में उसको यूज किया जा रहा है पूरे विश्व के द्वारा। और ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान और खास करके जो एक जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी जो एक्सपोज हुआ है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की वो जो वास्तविक पिक्चर है वो देखने को मिल रही है। और भारत में जिस प्रकार से पिछले 11 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में, वो चाहे विदेश नीति हो या अर्थव्यवस्था नीति हो या इंटरनल पॉलिटिक्स हो, जिस तरीके से वो चीजें चल रही है, तो आप देखिए कि 11 साल में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत डे बाई डे खराब हुआ है। और इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, अगर आप उस पर चर्चा करना चाहें तो हम कर सकते हैं।
लेकिन मैं मूलतः ये बात कहना चाहूंगी कि जी। जो आज का जो विषय आपने रखा है कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, देखिए कोई भी सभ्य समाज जो होता है, जो पढ़ लिख के आता है, उसका मोटिव होता है कि उसे एक अच्छा एक सोसाइटी मिले, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले। लेकिन वहां पे आप देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल एनार्किज्म है, जो राजनीतिक अराजकतावाद है, वो चरम पे है। वहां पे एक चुनी हुई सरकार जो इमरान खान के द्वारा आई थी, उसको आज जेल में डाल के रखा गया। आप इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां का मिलिट्री किस तरीके का अपने हेजेमनी को स्थापित करने के लिए अमेरिका के इशारे पे और जिस तरीके से अपने बैटल फील्ड को यूज करने दे रहा है, आप देख सकते हैं कि उसके बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स हैं। तो मुझे लगता है कि यही सब सारे कारण हैं, क्योंकि जो भी सभ्य समाज है वो चाहता है कि हमारा जीवन एक अच्छे तरीके से चले, लेकिन वो लोग वहां से माइग्रेट कर रहे हैं। और इसको आप बोल सकते हैं कि ब्रेन ड्रेन रियल वास्तव में हो रहा है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि हर देश का एक अपना जब बनता है, जब ओरिजिन होता है और उसके कर्मों से ही उसकी एक तरीके से उसका एक्सपायरी डेट भी फिक्स होता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान देश का खत्म होने का समय आ चलिए चुका है। मनोज जैसे जी, अभी आपने बिल्कुल बताया। सही बात कही कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हम और आप तो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन वहां जो बैठे हुए लोग हैं वो इस बात को नहीं मान रहे। आकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जब इमरान खान के एक पार्टी के नेता ने आसिम मुनीर से ये सवाल किया कि वहां पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इसके ऊपर आसिम मुनीर क्या कहते नजर आए कि ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन हो रहा है। ये तो अच्छी बात है कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो विदेश जा रहे हैं। क्या कहेंगे आकाश जी? देखिए, सिंपल सी बात है, डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आज से 1 साल पहले पाकिस्तान का हालात देखिए, फिर आज के हालात पे लेके आता हूं। वो विजुअल्स सारे हिंदुस्तान ने देखे थे, दुनिया भर के चैनल्स पे आए थे, जो मैंने जिनके ऊपर व्यूज दिया था। 1-1 किलो आटे के लिए पाकिस्तान में खूनी जंग हो रही थी, लोग झगड़ा कर रहे थे 1-1 किलो आटे के लिए। इज दिस व्हाट इज कॉल्ड ब्रेन गेन? किस तरह का ब्रेन गेन है कि 1-1 किलो आटे के लिए सड़कों पे खूनी संघर्ष हो। आज की तारीख में जीडीपी की हालत देखिए, फॉरेक्स रिजर्व की हालत देखिए। फॉरेक्स लोन्स इतने ज्यादा है पाकिस्तान के ऊपर, इतना कर्जा है कि फॉरेक्स लोन्स चुकाना तो भूल ही जाइए, उसकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आज उन लोन्स का इंटरेस्ट चुकाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी में अब देखिए बात वही आ जाती है जो हिंदुस्तान की तरफ से कभी कही गई थी। हमने जो है आईआईटीज बनाए, आईआईएम बनाए, पाकिस्तान ने क्या बनाया? पाकिस्तान ने वो जो बड़े बड़े टेररिस्ट आउटफिट्स को सपोर्ट किया है, उसमें पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। अपनी कब्रें पाकिस्तानियों ने खुद खोदी हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। आज पाकिस्तान की जनता को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का मानना है, वहां की सरकार, वहां की जो है मिलिट्री, आईएसआई से पूछना पड़ेगा, उनको सवाल खड़े करने होंगे कि आपने 75 साल के टेररिज्म के बाद पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया। जब वहां की जनता उनसे सवाल पूछेगी, उनके हुक्मरानों से, तब पाकिस्तान की सरकार, आईएसआई और मिलिट्री को टेररिज्म खत्म करनी होगी। हिंदुस्तान के जो टेररिस्ट, जिन्होंने हिंदुस्तान में टेररिज्म किया, जो पाल रहे हैं, हिंदुस्तान को सौंपने होंगे, दुनिया से माफी मांगनी होगी टेररिज्म के लिए, तब पाकिस्तान की तरक्की हो सकती है। एक दिन पाकिस्तान का आम आदमी, ये लिख लीजिए, सड़कों पे आएगा, सरकार, मिलिट्री और आईएसआई से पूछेगा कि आपने टेररिज्म को अपना के 75 साल में, 77-78 साल में हमें कहां पहुंचाया है। उस दिन जाके पाकिस्तान में कोई रिकवरी की पॉसिबिलिटी आएगी। मनोज जी, अदरवाइज आकाश जी कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरेंगे लोग, आवाम सड़कों पर उतरेगी, प्रदर्शन करेगी, नारेबाजी करेगी, तब जाकर कुछ संभव है कि पाकिस्तान की स्थिति सुधार पाए, जो अभी बदहाल स्थिति में पाकिस्तान दिख रहा है। देखिए बिल्कुल रोशनी जी, किसी भी देश का जो सिविल सोसाइटी होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वहाँ की जो जनता है, ऑब्वियस है कि जिस तरीके से सप्रेस किया जा रहा है वहाँ की आर्मी के द्वारा, और एक चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से जेल में बंद करके रखे, तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सिविल वार वहाँ पे एक तरीके से शुरुआत हो चुका है। क्योंकि आप देखिए बलूचिस्तान को देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए, धीरे धीरे वो सारे कटते जा रहे हैं। इवन पीओके का जो जम्मू कश्मीर जो अधिग्रहण पाकिस्तान है, उसमें भी वहाँ पे देखिए तो एक तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खड़ी हो रही है। लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ की जो आर्मी है, क्योंकि मुनीर ने जिस तरीके से अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कराया है और धीरे धीरे जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली पावर अपने आप में ग्रैब्स कर रहे हैं, तो इसके पीछे आप देखिए तो एक तरीके से अमेरिका का ही पूरा योगदान रहा है। क्योंकि अमेरिका वहां से जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को एक तरीके से फ्री में लेके जाना चाहता है और इनको एक तरीके से सेफ्टी पैसेज देना चाह रहा है, क्योंकि इन्हें भली बाकी पता है कि वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है वो डे बाई डे एक तरीके से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर उतरने जा रही है। और पाकिस्तान का इतिहास रहा है
आप देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, रोड से ही सारी क्रांति शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो मुनीर अपने आप को बचाने के लिए जिस तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे जनता के बीच में एक उनके प्रति सपोर्ट मिल सके। आप शहबाज शरीफ को आप देख सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री के रूप में है, लेकिन इन दोनों के बीच में ही संघर्ष चल रहा है। वो चाहे आप चाइना के साथ देख सकते हैं, ईरान के साथ देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जनरल जो मुनीर हैं वो एक तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी में तो उनका जो एक प्रभाव था समाप्त हो चुका है। और आर्मी में भी आप देख सकते हैं कि इसके पहले जिस तरीके से बलूचिस्तान में लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे आर्मी से, लोग वहां से दूसरे देशों में मिडिल ईस्ट की तरफ और गल्फ की तरफ प्लान कर रहे थे, और आज आप जिस तरीके से डॉक्टर और इंजीनियर और खास करके अकाउंटेंट जो वापस जा रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी भी देश के लिए एक बहुत ही नेगेटिव। ठीक है मनोज जी, आकाश जी कुछ कहना चाहते हैं। जी आकाश जी बोलिए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको भी और मेरे साथी टैलेंटेड मित्र बैठे हैं उनको भी। अभी बात हो रही थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुकाबले की। एक चीज में पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला कर रहा है, ये हमें मानना पड़ेगा। हम आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, हमारे प्रोफेशनल का नाम हो रहा है। पाकिस्तान भी एक चीज एक्सपोर्ट कर रहा है। अब उन्होंने टेररिज्म एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी है, वो भी जो है तरक्की कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान में क्यों की जाए, बाहर भी जाके की जाए। तो पाकिस्तान जो है अब टेररिज्म का भी एक्सपोर्टर बन गया है। हिंदुस्तान की आपको बात बताता हूं, हम ग्लोबल फोरम में जाते हैं, गर्व से हमारा सर ऊंचा हो जाता है जब हम हिंदुस्तान के आईटी एक्सपर्ट्स को यूएस में जो सम्मान मिलता है, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल्स माने जाते हैं और शांति प्रिय, सौहार्द से काम करने वाले इंटेलेक्चुअल हिंदुस्तानियों को माना जाता है। इसलिए आकाश जिंदल जैसे लोगों को भी सम्मान मिलता है ग्लोबल फोरम में। अब पाकिस्तान ने कहा हिंदुस्तान तो एक्सपोर्ट कर रहा है आईटी का, गुड सर्विसेज का। 38.13 यूएस बिलियन डॉलर हमारा एक्सपोर्ट रहा है गुड्स का। नवंबर में हिंदुस्तान तो तरक्की करता जा रहा है, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। तो हम भी कुछ करके दिखाएं। तो पाकिस्तान ने अब टेररिज्म एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी। वो कहते हैं कि अलग अलग मुल्कों में दुनिया के जो है टेररिज्म करे, तो पाकिस्तान भी हिंदुस्तान से compete कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी अपनी तरफ से कंपटीशन कर रहे हैं। यानी कि आकाश जी पाकिस्तान compete तो कर रहा है भारत से, लेकिन टेररिज्म के मामले में compete करता जा रहा है। वहां पे जहां भारत अन्य विकासशील चीजों में, विकास के मुद्दों पर आगे बढ़ता जा रहा है, वहां वो उसने सोचा कि कहीं ना मैं आतंकवाद को ही बढ़ावा दे दूं और भारत से किसी ना किसी चीज में तो आगे निकलता यहाँ पे नजर आओ। मनोज जी देखिए, जिस प्रकार से जो डॉक्टर और इंजीनियर जो पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, ये गंभीर बात वो उन आम लोगों के लिए है, उन आम जनता के लिए जो फिलहाल आटा के लिए, खाने के लिए वहां पे मोहताज नजर आ रही है। अब स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी उनको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल रोशनी जी, देखिए डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या अकाउंटेंट्स हो, ये किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं और इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि देश को बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आप भारत की तुलना कर लीजिए, अभी जैसे हमारे को पैनलिस्ट आकाश जी जो बात बता रहे थे, तो भारत का जो ब्रेन ड्रेन है, क्योंकि देखिए माइग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइग्रेशन होना चाहिए, लेकिन किस तरीके का माइग्रेशन होना चाहिए, किस कारण से होना चाहिए, किस तरीके से हम भारत की इकोनॉमी में अपने से जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं पूरे विश्व में जिस प्रकार से एक तरीके से एक आर्थिक डिक्लाइनेशन चल रहा है और भारत उसमें ग्रोथ कर रहा है। तो हमारा जो पॉजिटिव पोटेंशियल, उसमें पॉलिटिकल स्थिरता बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और भारत लगभग 78 साल से जिस प्रकार से लोकतंत्र के माध्यम से, जनता के माध्यम से जिस तरीके से डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा है, अगर आप इमरजेंसी को हटा दीजिए तो डे बाय डे हमने ग्रोथ किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम जब पाकिस्तान को देखते हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान भी 1947 में बना, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहां पे जिस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता रही, कभी भी किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट को, जो भी पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, उसको वहां की आर्मी ने कभी मजबूत होने नहीं दिया और उसको एक तरीके से तख्ता पलट किया। ये इतिहास रहा है। तो मुझे लगता है कि वहां की जनता को भी अब सोचने का समय आ गया है, क्योंकि जनता तो रोड पे निकल रही है, लेकिन वहां पे जो रेडिकलाइजेशन रिलीजन का जिस तरीके से उनके दिमाग में डाला जाता है और जिस तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को खड़ा किया जाता है, और जो आतंकवाद की बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज आप पूरे विश्व क्या कहीं का भी आंकड़ा उठा के देख लीजिए, जहां हर आतंकवाद का जो भी घटना घटता है उसका पाकिस्तान से कनेक्शन निकलता है। तो इसका मतलब है कि आतंकवाद पाकिस्तान की फैक्ट्री है। दूसरी तरफ उसका जो आज के डेट में आप देख लीजिए, 77 साल में, इवन 90 के बाद से जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से हेजेमोनाइज किया, उसमें पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ते जा रहा है। उसका प्रोडक्शन के नाम पे सिर्फ आपको देख सकते हैं इलीगल गन, हथियार, बम, बारूद, और दूसरे तरफ आतंकवाद और ड्रग्स, इन्हीं 3-4 चीज पे वो टिकी हुई है। लेकिन आज जिस तरीके से डे बाय डे इवन अफ्रीका के भी जो देश हैं वो भी अपनी इन सब सारे चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी देख सकते हैं जिस प्रकार से भारत ने जो एक जो सम्मेलन किया, उस सम्मेलन के माध्यम से भी उसमें पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया। तो वर्ल्ड के हर प्लेटफॉर्म पे इन सब सारे चीजों की चर्चा हो रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसका ऐसा नहीं है कि सपोर्ट सिस्टम उसको कहीं ना कहीं से मिल रहा। उसमें कभी चाइना उसके साथ खड़ा हो जाता है, कभी अमेरिका खड़ा हो जाता है, जिसके चलते वो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट
इवेंट्स को बनाने के लिए किया जा रहा आकाश है। जी, लेकिन इसका जवाब दीजिएगा कि कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को सपोर्ट सिस्टम प्राप्त हो रहा है और तभी जाकर पाकिस्तान इन चीजों में भी आगे बढ़ रहा है, चाहे वो आतंकवाद हो या फिर तमाम जो चीजें जो गतिविधियां हैं उसकी ओर से देखने को मिलती है। मेरे मित्र ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ चाइना पाकिस्तान को चूसता जा रहा है, बर्बाद करता जा रहा है। इसका एग्जांपल आपको दूंगा। आज चाइना ने जो पाकिस्तान को कर्जा दिया हुआ है, पाकिस्तान में क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक जिसे कहा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे इकलौती उदाहरण है। चाइना ने पाकिस्तान को इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा दिया कि पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। 3.86% ग्लोबली ये लाफेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको कंपैरिजन बताता हूं। हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन के लिए जापान से लोन लिया 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब आप देखिए, ये है समझदारी की बोरिंग। 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहां पाकिस्तान कर्जा ले रहा है? 3.86% पे। और अब सीपैक भी उनका बर्बाद हुआ प्रोजेक्ट है। अब तो चाइना को भी जो घबराहट हो गई है कि जो उन्होंने पैसा दे दिया, हाई इंटरेस्ट तो चार्ज करते रहे, किताबों में एंट्रियां जमाते रहे, क्या पाकिस्तान वो पैसा दे पाएगा? चाइना पब्लिकली कह रहा है कि कोई और ग्लोबल पार्टनर आ जाए जो सीपैक के अंदर पैसा लगा दे, हम तो और पैसा नहीं लगा पा रहे हैं। यानी पाकिस्तान से जिसने हाथ मिलाया वो भी बर्बाद हो गया। ये दिख रहा है चाइना को भी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो उन्होंने पैसा दिया था वो पैसा उन्हें दिख रहा है कि डूब गया है वहां पे। जबकि आप हिंदुस्तान में देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के नए रिकॉर्ड पैदा हो रहे। एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा। यूएस ने हम पे टैरिफ लगाए, टैरिफ के बावजूद यूएस को हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है और ये ऑन रिकॉर्ड है, 22% एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार को सैल्यूट करूंगा, हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग को, कि आज ग्लोबल स्लोडाउन है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रहे हैं, तब भी तरक्की के हम झंडे गाड़ रहे हैं। और पाकिस्तान टेररिज्म के जो है नए से नए झंडे गाड़ रहा है। और पाकिस्तान के जो वहां के आम आदमी है, शरीफ आदमी है, इंटेलेक्चुअल्स, उनके लिए दिक्कतें तकलीफें बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान किस तरह की इमेज अपनी दुनिया के सामने बना रहा है। कुछ ही समय पहले तो एफएटीएफ ने उन्हें ग्रे लिस्ट किया हुआ था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उन्हें ग्रे लिस्ट भी किया हुआ था। तो पाकिस्तान को तो लगातार मेडल्स मिलते रहते हैं, ग्रे लिस्टिंग उनकी हुई थी। आगे भी जो है, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो इस तरह के मेडल मिलते रहेंगे। बिल्कुल आकाश जी, अगर अब भी पाकिस्तान नहीं सुधरता है, मनोज जी, नहीं सुधरता है पाकिस्तान, तो इसकी स्थिति और भी बद से बदतर हो जाएगी। आसिम मुनीर तो यहाँ पे बेशर्मी के साथ कहते नजर आ ही रहे कि ब्रेन ड्रेन को उन्होंने ब्रेन गेम कह के जो अब आर्थिक नाकामी उसकी है उसको छुपाने की कोशिश करते रहे, अपने बयान से किसी तरह तोड़ मरोड़ करके अपनी स्थिति को दिखाते रहे कि हम तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। ये तो शान की बात है कि हमारे जो लोग हैं, डॉक्टर इंजीनियर है, वो विदेश जा रहे हैं और पलायन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, मनोज जी।